नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीरत है और मैं आपको कहानी गलतफहमी का तीसरा भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है वृंदा की शादी, जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंपू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले और दूसरे भाग को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले और दूसरे भाग को सुनें, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले और दूसरे भाग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के तीसरा भाग को शुरू करते हैं। कहानी गलतफहमी, भाग तीसरा। नाम वृंदा की शादी। आज मैं शिवा से मिलने आई हूँ। थोड़ा डर जरूर लग रहा है, लेकिन एक अजीब सी खुशी भी महसूस हो रही है। मैंने सुरभि को भी साथ ले जाना ठीक समझा। हमारी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होनी तय हुई थी। 5 बजे का समय रखा था। यार, यह अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने शिवा का इंतजार करते हुए सुरभि से कहा। क्यों, क्या हुआ? इतनी उतावली क्यों हो रही है? थोड़ा इंतजार तो करो, अभी आ जाएगा। यार, वो बात नहीं, तू समझ नहीं रही। यहाँ अगर मुझे किसी ने देख लिया तो? तू डर मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर कोई आ भी गया तो तुम कह देना कि तुम मेरे साथ आई हो। बाकी मैं संभाल लूंगी। हम बातें कर रहे थे कि तभी शिवा वहां आ गया। आओ जी, क्या हाल है? सुरभि ने कहा। जी मेरा ठीक है, आप सुनाओ, आपकी सहेली का क्या हाल है? तुम्हारे सामने है, तुम खुद ही पूछ लो। नमस्कार जी, शिवा ने मेरी ओर शरारती मुस्कान दिखाते हुए कहा। नमस्कार। लगता है आप कुछ असहज महसूस कर रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो हम बातचीत की शुरुआत अपने अपने परिचय से करते हैं, क्योंकि हमने तो एक दूसरे को सिर्फ चेहरे से देखा है। इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो क्यों ना सबसे पहले शुरुआत हम एक दूसरे से परिचय करके करें? सुरभि ने कहा। हाँ, यह ठीक रहेगा। सबसे पहले तुम अपने बारे में कुछ बताओ, क्योंकि हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने उत्सुकता से उससे पूछा। मेरा नाम शिवाय है, शिवाय चौधरी, और लोग प्यार से मुझे शिवा कहते हैं। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे माता पिता, उनके अलावा मेरी 2 बहनें हैं। बड़ी बहन नंदिनी की शादी हो चुकी है और छोटी बहन सोनिया मुझसे छोटी है। वह अभी पढ़ाई कर रही है। वृंदा जी, आप भी अपने बारे में कुछ बताओ। लेकिन पहले वह सब छोड़ो, यह बताओ कि आप डर क्यों रहे हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डर रही। लेकिन आपके चेहरे से डर साफ झलक रहा है। अगर आप असहज महसूस कर रहे हो तो हम अभी अपने अपने घर जा सकते हैं। दरअसल बात यह है कि मैं घर वालों को बिना बताए ही आई हूँ। डर भी लग रहा है कि अगर घर वालों को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। मेरा बड़ा भाई रोहन तो मुझे जान से मार डालेगा, क्योंकि वह काफी गुस्से वाला है। परिवार में मुझे सबसे ज्यादा डर अपने बड़े भाई से लगता है। ऐसा नहीं कि दूसरे भाई पकन से डर नहीं लगता, उससे भी लगता है, लेकिन रोहन भैया से जरा ज्यादा डर लगता है। यानी आपके 2 बड़े भाई हैं और दोनों बहुत गुस्से वाले हैं। बड़े भाई का नाम रोहन और छोटे भाई का नाम पंकज है। एक बात बताओ कि आप उनका परिचय दे रही हो या मुझको डरा रही हो? जी, मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन लगता तो कुछ ऐसे ही था। खैर छोड़ो इस बात को और कोई बात बताओ। बस, आप बताओ। हम काफी देर तक वहां बैठे रहे, लेकिन हम ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे। मैं डर रही थी कि अगर किसी ने मुझे यहाँ बैठे देख लिया तो क्या होगा। मैं अपने परिवार वालों से बहुत डरती थी। कुछ देर बैठने के बाद मैंने सुरभि को इशारा किया और वहां से चलने के लिए कहा। हम दोनों वहां से चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शायद शिवा वहां से जाना नहीं चाहता था। वह हमें कुछ देर और बैठने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं नहीं मान रही था और वहां से उठकर घर की ओर चल पड़ी।
घर आकर मेरा दिल नहीं लगा, मैं उसी के बारे में सोचती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे दिल और दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। मैं हर समय सोते, जागते, उठते, बैठते उसी के बारे में सोचने लग गई थी। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। प्यार क्या होता है? उसका एहसास क्या होता है? इसके बारे में मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था या फिर किताबों की कहानियों में सुना था, लेकिन आज यह सब मेरे साथ हो रहा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो शिवा वहीं रास्ते में चाय की दुकान पर खड़ा था। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसके जवाब में मैं भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लग गई। उसने मुझे वहां रुकने का इशारा किया। मैं वहीं रुक गई। वह मेरे पास आया और कहा, तुम कल रेस्टोरेंट से जल्दी घर जाने के लिए क्यों बेताब थी? कुछ देर रुक जाती, हम बातें कर लेते हैं। नहीं, हम नहीं रुक सकते थे। क्यों? हम क्यों नहीं रुक सकते थे? तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकोगे। मैं एक लड़की हूँ, और अगर मेरे घर वालों ने मुझे वहां देख लिया होता या किसी ने मेरे घर वालों को बता दिया होता, तो तुम नहीं समझ सकते कि मेरा हश्र क्या होता है। मेरे घरवाले तो मुझे जान से मार देते। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी मजबूरी को भी तो समझो। मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। यह जो समय मैंने तुम्हारे इंतजार में बिताया है, इस समय के पल पल का हिसाब तुमसे करना है। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूँ, तुम्हारे साथ समय व्यतीत करूँ, लेकिन मैं चलती हूँ। मैं समझ सकता हूँ। तुम अपना मोबाइल नंबर दो, हम दोनों मोबाइल पर बातें कर सकते हैं। नहीं, मेरे पास कोई मोबाइल फोन नहीं है। कोई बात नहीं, इसका भी इंतजाम हो जाएगा। यह कहकर शिवा वहां से चला गया और मैं भी अपने घर आ गई। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो वह वहां उसी चाय की दुकान पर खड़ा था। उसने मुझे अपनी ओर आने का इशारा किया। मैंने आसपास देखा और डरते डरते उसके पास चली गई। उसने मुझे एक डिब्बा पकड़ा दिया। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि घर जाकर खोल लेना। मैंने उस डिब्बे को अपने पर्स में छुपा लिया। कॉलेज से घर आते ही मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और शिवा के दिए उस तोहफे को खोलने लग गई। जब मैंने उसे खोला तो उसमें एक मोबाइल था। मोबाइल फोन देखकर मैं बिल्कुल डर गई, क्योंकि घर वालों को अगर इसके बारे में पता चल गया तो मैं उनसे क्या कहूंगी कि यह मेरे पास कहां से आया था। यह बहुत महंगा मोबाइल फोन लग रहा था, जिस वजह से मैं यह भी नहीं कह सकती कि मैंने इसे अपने जेब खर्च के बचाए पैसों से लिया है। मेरी फिजूल खर्ची की आदत की वजह से मेरे पास पैसे नहीं टिकते थे, जिसके बारे में मेरे परिवार वाले भली भांति परिचित थे। दूसरी तरफ मेरे परिवार वाले मुझे मोबाइल फोन रखने की इजाजत कभी नहीं देंगे। वह कभी नहीं चाहेंगे मेरे पास अपना खुद का निजी मोबाइल फोन हो। लेकिन मेरे लिए शिवा से बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। मैं उससे सच में बहुत प्यार करने लग गई थी। मैं उसके बिना एक पल भी रह नहीं सकती थी, जिस वजह से मैंने उस मोबाइल फोन को अपने पास रखने का फैसला कर लिया। चूंकि इसे घरवालों से छुपा कर रखना था, इसलिए मैंने उससे साइलेंट मोड पर ही रखने का फैसला किया। उस दिन के बाद मुलाकातों और फोन पर बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया। हम दोनों फोन पर घंटों एक दूसरे से बातें करते रहते थे। हमारी बातें ज्यादातर बिना सिर पैर की होती थी, जिनके बारे में सोचकर मुझे आज भी हंसी आती है। उस समय हमारा मकसद बातें करना था, लेकिन हमें क्या बातें करनी थी, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता था। हम बिना बगैर सिर पैर के सवाल एक दूसरे से करते रहते थे। जैसा कि तुमने खाना खाया है, आज क्या बनाया है, आज तुम मोटरसाइकिल से आए हो, तुम्हें मोटरसाइकिल अच्छा लगता है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, घर में कितने कमरे हैं, घर के दरवाजों का क्या रंग है, दीवारों का क्या रंग है, वगैरह वगैरह।
और कभी-कभी छुप-छुप कर मिल भी लिया करते थे। हमारी मुलाकात तो काफी कम समय की होती लेकिन फोन पर बातचीत ज्यादा होती थी। वह मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी। यह कोई फिल्मों में किए जाना वाला दिखावे का प्यार नहीं था। यह वो एहसास था जिसके बारे में मैंने कभी किताबों की किस्से कहानियों में पढ़ा था या फिर हमारे देश में प्रचलित लोक कहानियों में सुना था। मैं उस प्यार के एहसास को निजी तौर पर अनुभव कर रही थी। शिवा से हुए इस प्यार को अभी कुछ ही समय बीता था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे प्यार के बारे में मेरे परिवार वालों का पता लग गया है, क्योंकि वह मुझे शक की नज़र से देखने लग गए थे। वह मेरी हर गतिविधि पर नज़र रखने लग गए थे। वह मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते थे। कॉलेज में भी मुझे मेरे भाई के साथ भेजा जाने लगा था और वापसी में भी वह मुझे लेने आ जाता था। क्या हुआ? मैं कितनी देर से तुमको फोन कर रहा हूँ, तुम फोन नहीं उठा रही। शिवा ने कुछ गुस्से से कहा। कुछ नहीं यार, वह समय नहीं लगा था। फिर तुमको तो पता ही है ना कि घरवालों से छुप छुपा कर ही फोन पर तुमसे बात करनी होती है। यह बात तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम एक मैसेज भी कर सकती थी। पता है मैं कितना डर गया था। तुम क्यों डर गए थे? वैसे ही मेरे मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। अजीब से ख्याल? कैसे ख्याल? ख्याल जैसे कि तुम पकड़ी गई हो और हमारे प्यार के बारे में तुम्हारे घरवालों को पता लग गया है और तुम्हारी पिटाई हो रही है। तुम कभी भी कोई ढंग की बात नहीं करोगे। वैसे तुम्हारी बात कुछ हद तक सही भी लगती है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मतलब यह कि मेरे घरवालों को हमारे प्यार के बारे में पता तो नहीं चला, लेकिन उन्हें मुझ पर शक जरूर है। बड़े भैया और माँ मुझे शक की नज़र से देखते हैं और भाभी तो मुझे बात बात पर मुझसे मजाक करती है। तुम मानो या ना मानो, कई दिनों से मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या ऐसा लग रहा है? जैसे कि तुम्हारे दोनों भाई मेरा पीछा कर रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ किसी ना किसी तरह वह मुझे दिख जाते हैं। तुम्हें तो पता ही है कि हमारा काम ही कुछ ऐसा है। जगह जगह घूमना पड़ता है। फिर क्यों यूं मदारी वाला काम करते हो? एक जगह टिक कर बैठने वाला काम किया करो। मैंने मजाकिया लहजे से कहा। ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यह मजाक वाली बात नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे दोनों भाई मुझे कहीं ना कहीं जरूर दिख जाते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि वह मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे पीटने की फिराक में हैं। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो उनको बताना ही है। बेहतर है कि खुद पता चल जाए और फिर हम उनसे बात करें। उनको बताना ही क्यों है? क्या तुम बिना बताए नहीं रह सकती? क्यों, बताना तो पड़ेगा ना। अगर तुमसे शादी करनी है तो घर वालों को तो बताना ही होगा। जब शादी करनी होगी तब की तब देखा जाएगा। अब व्यर्थ की चिंता क्यों करें? अच्छा, यह सब छोड़ो और यह बताओ कि कल की क्या योजना है? कल की योजना मतलब? क्या है कल? भूल गई? अरे कल मेरा जन्मदिन है। ओह, यह तो मुझे याद है। मैंने सोचा कि शायद कोई और काम होगा। कल मेरा जन्मदिन है तो कहीं घूमने चलें। इस बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वैसे भी मैं घरवालों के शक के दायरे में घूम रही हूँ और अगर कहीं सच में पकड़ी गई तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या बुरा हो सकता है, क्योंकि तुम मेरे भाइयों को अच्छी तरह से नहीं जानते। वृंदा, मैं तुम्हारी बात तो समझ सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे भाइयों के डर से हम मिलना जुलना बंद कर दें? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, लेकिन तुम मेरी मजबूरी भी तो समझा करो। मैं तुम्हारी सब मजबूरियों को समझूं, लेकिन मेरी मजबूरी का क्या? कल मेरा जन्मदिन है और जब से हमारी दोस्ती हुई है तब से पहली बार मेरा जन्मदिन आया है। मैं जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ।
लेकिन तुम बेफिजूल के बहाने बना रही हो। मैं कोई बहाने नहीं बना रही, मैं तुम्हें अपनी समस्या बता रही हूँ। अगर तुम समझ सकते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। मेरे पास एक योजना है जिससे कि हम जन्मदिन भी मना लेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। कैसी योजना? कल शाम को 5 बजे के आसपास तुम सुरभि को लेकर मंदिर में आ जाना। मैं भी मंदिर में आ जाऊंगा। वहां पर तुम्हें तो पता है कि बहुत भीड़ होती है और हम भीड़ के बीच छुप सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। भगवान ना करे अगर तुम्हारे परिवार वालों में से कोई भी तुम्हारा पीछा करता हुआ आ गया तो मंदिर में होने की वजह से कोई तुम पर शक नहीं करेगा। मैं वहीं पर कुछ खाने पीने की वस्तुएं ले आऊंगा और हम वहीं पर बैठकर अपना जन्मदिन मना लेंगे। यह ठीक है, तो कल शाम को 5 बजे हम मंदिर में मिलेंगे। अगले दिन तयशुदा समय पर मैं सुरभि को लेकर मंदिर में पहुंच गई। शिवा मेरे आने से पहले ही वहां पर बैठा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम आराम से भीड़ के बीच एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ समय वहां घूमने फिरने के बाद हम मंदिर के प्रांगण में जाकर बैठ गए। वहां और भी लोग बैठे हुए थे। शिवा मुझसे कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया और हम इशारों इशारों पर बातें करने लगे। तभी अचानक से मैंने वहां रोहन भैया को देखा। वह वहां भाभी के साथ आए हुए थे। पहले तो मैं उन्हें देखकर बहुत डर गई, लेकिन फिर मैंने धैर्य से काम लिया और तुरंत वहां से उठकर सुरभि को साथ लेकर रोहन भैया से मिलने चली गई। रोहन भैया मुझे वहां पर देखकर बहुत हैरान हो गए। पहले तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा करना चाहा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं सुरभि के साथ आई हूं तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। रोहन भैया से बातें करते हुए जब मैंने शिवा की ओर देखा तो उसकी आंखों में मुझे डर साफ दिखाई देने लगा। शायद वह भैया को अचानक देखकर पूरी तरह से डर गया था। वह उस चोर की भांति खड़ा हुआ था जिसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। मेरे देखते ही देखते वह वहां से रफूचक्कर हो गया। कुछ समय के बाद मैं भैया के साथ में घर वापस आ गई। अगले दिन मैंने शिवा को फोन किया। क्यों, फिर कैसा रहा जन्मदिन? तुम तो वहां से भाग ही गए थे। तुम्हें मजाक सोच रहा हूँ, उस समय तो मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन तुम तो कहते होते थे कि आने दो, तुम्हारे भैया को देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, मैं किसी से नहीं डरता, वगैरह वगैरह। लेकिन कल भैया तुम्हारे सामने थे तो तुमने उनसे बात क्यों नहीं की? सही मौका आने दो, तब बात भी कर लूंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम सही मौके पर भी कोई बात कर पाओगे, क्योंकि जिस प्रकार तुम मेरे भाई को देखकर डर गए थे, मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे कोई बात करोगे। वृंदा, लगता है कि तुम मेरी शराफत को गलत समझ रही हो। शराफत? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, शराफत। तुम्हारे भाई को देखकर मैं डर जाता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूँ। तुम क्या समझती हो, अगर किसी समय मेरी लड़ाई तुम्हारे भाई से हो जाती है तो क्या वह मुझे मारेगा? अगर वह मुझे हाथ भी लगाएगा तो क्या मैं उसका जवाब नहीं दूंगा? क्या मैं उसको पीट नहीं सकता? क्या वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है? लेकिन मैं सिर्फ तुमसे रिश्ते की वजह से चुप हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने उससे लड़ाई झगड़े जैसा कोई काम किया तो इससे हमारे होने वाले रिश्ते में दरार पड़ सकती है। बाकी रही उसको देखकर डर जाने की बात, तो कई बार डर जाने का मतलब सच में डरना नहीं होता, उसकी इज्जत करना भी होता है। अगर मैं अपने पिता से डरता हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या ऐसा नहीं लगता? यही कि तुम उनको मारपीट में पछाड़ पाओगे। चलो कोई बात नहीं, अगर कभी भगवान ने चाहा और कभी मुझको मौका मिला तो तुम्हारा यह वहम भी दूर कर दूंगा। समय बीतता गया और समय के साथ साथ हम दोनों का प्यार और भी गहरा होता गया। इसके साथ
साथ मेरे परिवार वालों का शक भी मुझ पर गहरा होता गया। एक दिन की बात है, मैं सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी कि पिताजी ने मेरे सामने मेरी माँ से कहा, आज शाम को वृंदा को तैयार कर देना, हो सकता है शाम को इसको देखने के लिए लड़के वाले आएं। यह सुनते ही मैं एकदम चौंक गई और मैंने पिताजी से कहा, कौन है वो, कहाँ से आ रहे हैं? बेटा, तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी नहीं कि कौन है वो और कहाँ से आ रहे हैं। इन सब बातों के लिए मैं और तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। यह सब हम देख लेंगे। तुम बस यह ध्यान रखो कि तुम्हें उनके सामने फालतू की कोई बात नहीं करनी है और शाम को समय पर अच्छे से तैयार हो जाना। मुझे तो बता दीजिए कि कौन आ रहा है। माँ ने पिताजी से कहा। वह मेरा दोस्त विनोद है ना, उसकी बहन की देवरानी है, उनका लड़का है। विनोद ने उनसे बात कर रखी है। मैंने और विनोद ने तो लड़का भी देख लिया है। लड़के की अपनी दुकान है, अच्छा कारोबार है। तुम इस बात की चिंता मत करो। यह कहकर पिताजी दुकान में चले गए। मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, यही सुनकर मैं डर गई और मैंने तुरंत से सुरभि को फोन लगाया। हेलो सुरभि, यार आज मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार वो पिताजी ने कहा है कि आज शाम को कोई लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसमें फंसने वाली क्या बात है? लगता है तू मेरी बात को नहीं समझी। मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, यानी मेरी शादी हो रही है। ओह, यह तो बहुत गलत बात है। अब क्या होगा? क्या तुमने शिवा से इस बारे में बात की? नहीं, अभी नहीं की। तो करो ना, उससे बात कर। वह इस बारे में क्या कहता है? ठीक है, मैं अभी बात करती हूँ। इसके बाद मैंने शिवा को फोन लगाया और उसे यह सारी बात बताई। पहले तो हम चिंता करने लगे कि अब क्या होगा। फिर कुछ देर के बाद शिवा ने कहा, तुम एक काम करो, तुम अपनी भाभी को हमारे बारे में बता दो। भाभी को बता दो? यह तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे आत्महत्या करने के बारे में कह रहे हो? क्योंकि अगर मैंने भाभी को हमारे बारे में बताया तो वह तुरंत से भाई को और फिर भाई पिताजी को सब कुछ बता देगा। और यही तो मैं चाहता हूँ कि किसी ना किसी तरह से तुम्हारे पिताजी को हमारे बारे में पता चले। लेकिन क्यों? क्योंकि शादी जो करनी है। अगर यह बात है तो मैं अभी और इसी वक्त भाभी को सब कुछ बता देती हूँ। इसके तुरंत बाद मैं भाभी के कमरे में गई और उनसे अपने और शिवा के प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया। और फिर जैसा कि मुझे पहले से पता था, भाभी ने भाई को और भाई ने पिताजी को बता दिया। कुछ ही समय में परिवार के सभी सदस्यों को हमारे प्यार के बारे में पता लग चुका था। पिताजी उस समय दुकान में थे और वह तुरंत से दुकान से घर वापस आ गए। पिताजी, मैंने बोला था ना कि वृंदा और किसी लड़के का आपस में कुछ चल रहा है। आप मानते ही नहीं थे। आप ममता से पूछो, उसने खुद ममता को बताया है। रोहन ने आते ही पिताजी को कहना शुरू कर दिया। पिताजी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा, कौन है वो लड़का और यह सब चल क्या रहा है? पिताजी, उसका नाम शिवा है। मैंने डरते हुए कहा। नाम से मुझे क्या लेना, यह बताओ कि वह काम क्या करता है? पिताजी, उसके पिता का नाम ब्रिज मोहन है और उनके शहर में कई प्रकार के काम है। उनका मुख्य काम घर बनाकर बेचना है। शिवा उनके साथ ही काम करता है। ब्रिज मोहन, उनको तो मैं जानता हूँ। तुम जाओ, मैं खुद उनसे बात कर लेता हूँ। यह सुनते ही मैं तुरंत वहां से अपने कमरे में चली गई। पिताजी, आपने वृंदा को जाने दिया, उसको कुछ कहा क्यों नहीं? वह खुलेआम उस लड़के से मिलती जुलती है, फोन पर बातें करती है और आपने उसे रोकने की बजाय उसे ऐसे ही जाने दिया। रोहन ने पिताजी से कहा। बेटा, तुम समझे नहीं।
बेटी जब ऐसी हरकतें करने लगे तो समझ जाओ कि उसकी शादी कर देने का समय आ गया है। मैं उस बृजमोहन से बात करूंगा, अगर वह वृंदा को अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो गया तो ठीक, वरना जल्द ही हम उसकी शादी कहीं और कर देंगे। लेकिन आप उनसे क्यों पूछेंगे? मेरे कहने का मतलब। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है यह मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहल उस लड़के को देनी चाहिए जिससे वृंदा प्यार करती है, वरना सारी जिंदगी वह हमें दोष देती रहेगी। हाँ, अगर किसी वजह से वह शादी से मना कर दे तो और बात है। इस बात के लिए वृंदा हमें कसूरवार नहीं ठहरा सकती। लेकिन बेटा, यह उसकी जिंदगी है और उसने यह जिंदगी जिसके साथ बिताना है वह वर तो उसकी मर्जी का होना चाहिए ना। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन लड़का कैसा है, उसका परिवार कैसा, यह सब तो पता करना पड़ेगा ना। बेटा, तुम बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी तुम्हारी बातें बच्चों जैसी हैं। मैं तुम्हारा पिता हूँ और एक पिता होने के नाते मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम क्या सोचते हो कि मैं अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के घर में विदा कर दूंगा? मैं उस परिवार की जांच पड़ताल अच्छे से करूंगा, उसे अपनी कसौटी पर परखने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। जिस बृजमोहन की वह बात कर रही है उसे मैं बहुत देर से जानता हूँ। वह मेरे मित्र रमेश का बहुत अच्छा दोस्त है। तुम यह सब चिंता छोड़ो, तुम बस चिंता इस बात की करो कि अगर वह नहीं माना या किसी कारण यह रिश्ता नहीं हो सका तो हमें जल्द से जल्द वृंदा की शादी कहीं और करनी होगी। इसलिए तुम उसके लिए कोई लड़का अपनी नज़र में रखो, क्योंकि जैसे ही वह मना करेंगे ठीक उसी दिन मैं उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर दूंगा। मैं उसकी शादी में देर नहीं करना चाहता। अगर इसकी शादी यहाँ हो गई तो ठीक, वरना उसकी शादी कहीं और कर दूंगा, लेकिन मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं पिताजी की बातें छुप कर सुन रही थी। मैं खुश भी थी और डर भी रही थी। मैं खुश इसलिए थी कि पिताजी अब शिवा के पिता से जरूर बात करेंगे और अगर वह मान गए तो मेरी शादी शिवा से ही कर देंगे, लेकिन डर इस बात का लग रहा था कि अगर उसके पिता नहीं माने तो क्या होगा। मुझे और समय नहीं मिलेगा, मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। वह मेरी शादी जल्दी कर देंगे। मैंने तुरंत शिवा से इस बारे में बात की और उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब यह सब के ऊपर निर्भर करता था कि वह अपने पिता किस प्रकार से बात करे। जब परिस्थितियां अपने बस में ना तो उनको परमात्मा के सहारे छोड़ देना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि आप जो भी फैसला होगा वह मंजूर होगा, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि फैसला मेरे हक में होगा, क्योंकि यह मेरी जिंदगी का सवाल था। शिवा के पिता मेरे रमेश अंकल के बहुत अच्छे दोस्त थे। पिताजी ने रमेश अंकल से इस बारे में बात की और रमेश अंकल ने बिना देरी किए पिताजी को लेकर बृजमोहन यानी शिवा के पिता के पास चले गए। कुछ देर बात करने के बाद पिताजी ने कहा, मैं घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं हूँ, मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। आपका लड़का शिवा और मेरी बेटी दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, दोनों दोस्त हैं, दोनों हम उम्र हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अगर आप इस शादी को अपनी रजामंदी दे दे तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दूंगा, लेकिन मुझे आपसे इस बात की गारंटी चाहिए कि आपका बेटा मेरी बेटी का पीछा नहीं करेगा। आपको भी पता है कि एक लड़की की इज्जत पूरे परिवार की इज्जत होती है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा वैसा कुछ हो। मैं बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिवा ने अपने पिता से पहले से ही इस बारे में बात कर रखी थी। उसने तो मेरी तस्वीर भी पिताजी को दिखा दी थी और उन्हें यह रिश्ता पहले से ही मंजूर था। वह मुस्कुराए और पिताजी को उठकर गले लगा लिया और कहा कि मुझे यह रिश्ता मंजूर है। अब जब चाहे शादी की तैयारी कर लें। जब यह बात घर आकर पिताजी ने हमें बताई तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस समय मैं सबसे ज्यादा खुश थी।
मैं जिस बात से डर रही थी वह बात इतनी आसानी से मुकम्मल हो जाएगी इसका मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इसके लिए मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। फिर कुछ दिनों में घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटीन वाले बटन को दबा दें ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है सीरत और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।